नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा पे। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए इसी के साथ आज हम देखते हैं आज की अपनी एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करते हैं जीके और जीएस का पार्ट। तो दोस्तों इसी क्रम में आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। चलिए शुरू करें। ये पहला प्रश्न, मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? ठीक है, मंदी और अवसाद के दौरान जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन दो प्रतिरोधी या अस्थायी बेरोजगारी, ऑप्शन तीन मौसमी बेरोजगारी, या फिर ऑप्शन चार चक्रीय बेरोजगारी। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बेरोजगारी के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी होती हैं। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? छुपी हुई बेरोजगारी। देखिए जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। तो इसमें यह होता है जैसे किसी कार्य को अनेक लोग कर रहे हैं, है ना, किसी कार्य को अनेक लोग कर रहे हैं, तो उसमें जितने लोगों की ज़रूरत है उससे अधिक लोग उस कार्य को कर रहे हैं। दोस्तों ये बेरोजगारी ज़्यादातर कहाँ देखी जाती है? तो ये देखी जाती है कृषि के क्षेत्र में। मान लीजिए किसी परिवार में 6 या 7 लोग हैं, या अमूमन गांव में इतने लोग होते हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या कर रहे हैं? कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन वो काम 2 से 3 लोगों के साथ भी किया जा सकता है। तो बचे हुए जो 2-3 लोग हैं वो क्या हुआ? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिरोधी या अस्थाई बेरोजगारी, इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसा कि इसके नाम से हमें लग रहा है, अस्थाई बेरोजगारी नाम से पता चल रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाता है ना, जैसे एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाएगा, या एक काम के बाद किसी अन्य काम की तलाश करेगा। अगर किसी अन्य काम की तलाश करेगा तो वो जो अंतराल आएगा, वो जो गैप आएगा, उसमें क्या है? वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली जॉब उसने छोड़ दी और नई जॉब उसे मिली नहीं है, तो उतने बीच का अंतर क्या रहेगा? वो अस्थाई बेरोजगारी में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली देखें मौसमी बेरोजगारी। तो नाम से आपको पता चल रहा है, मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम से संबंधित, मौसम से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अगर आप देखते हैं जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में मूंगफलियों का जो है चलन शुरू हो गया है ना। आप देखते हैं सड़क के किनारे मूंगफलियां शुरू हो गई हैं। तो ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में रहता है। जैसे ही गर्मियां आएंगी तो वह ये कार्य नहीं करेगा, तो वो उस समय क्या हो जाएगा? मौसम की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्दियां नहीं है, गर्मियां हैं, और वह मूंगफलियों को नहीं बेच पाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? मौसमी बीमार बेरोजगारी के रूप में जानी जाएगी। दोस्तों अगली है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, तो ये बेरोजगारी कब आती है? जब मंदी और अवसाद का समय होता है। जैसे ही मंदी और अवसाद होगा तो क्या है? लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, है ना, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो क्या होगा? कंपनियां और फैक्ट्रियां उस उत्पाद का उत्पादन क्या है? घटा देंगी, है ना। घटा उत्पादन घटने के बाद क्या होगा दोस्तों? वो अपने जितने भी वर्कर हैं उनकी क्या करेंगे? छटनी करेंगे। तो जितने भी वर्कर छटनी के बाद निकलते हैं वो किस में कहे जाएंगे? आपके चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का पार्ट है आपका, अर्थशास्त्र का पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 2, भारतीय नेतृत्व में डैश को
भारतीय नृत्य के प्रदर्शन या शोध अध्ययनों में उत्कृष्टता और उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। तो भारतीय नृत्य में एक पुरस्कार है जो कि किसे दिया जाता है, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या शोध अध्ययनों के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है इसके, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, उदय शंकर पुरस्कार, रुक्मणी देवी पुरस्कार या ऑप्शन 4 नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। तो दोस्तों ये पुरस्कार आपको भारतीय नृत्य में दिया जाता है, ठीक है। जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है नृत्य के क्षेत्र में उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को शामिल करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को शामिल करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन ए क्या है 51 का ए, 52 का ए, 53 का ए या फिर 54 का ए। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 51 का ए, जिसे 51 का भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, है ना। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए दोस्तों, तो ये आपके लिए गए हैं रूस से, ठीक है। ठीक, कब लिए गए, तो ये आपके लिए गए 42वें संविधान संशोधन में वर्ष 1976 में, ठीक है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान का भाग नहीं थे, है ना। ठीक है, मूल संविधान का भाग नहीं थे। और वर्तमान संविधान में ये कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 4 का काम में आते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के ये भाग 4 के काम है, ठीक है दोस्तों। कितने मौलिक कर्तव्य हमारे, तो वर्ष 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तब 10 थे, ठीक है 10 थे। और अब कितने हो गए, 1 प्लस हो गए टोटल 11 हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, ये 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जिसमें से एक शिक्षा के लिए भी है, ठीक है, वो आगे समझेंगे। चलिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी मिली आपको। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है। तो प्रश्न आपने समझा, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, और कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 खेल रहा है। आई कथन क्या क्या है, पहला कथन पंजाब एफसी या मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। तो दोस्तों आई लीग क्या है, ये फुटबॉल का आप कह सकते हैं आयोजन है, फुटबॉल लीग है, जिसमें अलग अलग राज्य के अलग अलग क्या है फुटबॉल की टीमें हिस्सा लेती हैं और आपस में स्पर्धा करती हैं, ठीक है। तो संस्करण कौन सा है, आई लीग 2023-24, इसमें कौन सी टीम हिस्सा है, तो पंजाब इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब इसका हिस्सा है। तो आइए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आपका, क्योंकि केवल 2 मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब क्या है, ये इसमें हिस्सा ले रहा है। तो ये दोनों क्या है, फुटबॉल के क्लब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। नवंबर 2023 में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीमें आमने सामने आईं। तो नवंबर 2023 में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
के फाइनल में कौन सी टीमें आमने सामने थी। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन 1 है आपका पंजाब और बड़ौदा, ऑप्शन 2 पंजाब और असम, ऑप्शन 3 असम और बड़ौदा, या फिर ऑप्शन 4 बड़ौदा और दिल्ली। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब और बड़ौदा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल दोस्तों किस किस के बीच में हुआ? पंजाब और बड़ौदा की टीमों के बीच में हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई या किसके नाम पर? तो ये पूर्व क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, ठीक है, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व भारतीय। ठीक है, ये अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते थे। कौन से खेल? आक्रामक रवैये के। ठीक है, आक्रामक खेल के लिए जाने जाते थे। और ये आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये बीसीसीआई के द्वारा। यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। दोस्तों कितने कितने ओवरों का मैच होता है इसमें? तो ये 20-20 होता है। ठीक है, 20-20 ओवरों का मैच होता है। तो दोस्तों विजेता कौन था? फाइनल में पंजाब और बड़ौदा का मैच हुआ, तो विजेता कौन था इसका? पंजाब। ठीक है, पंजाब ने क्या किया? विजेता रहा। ठीक है, पंजाब ने इसे ट्रॉफी को अपने नाम किया। चल ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोम क्रीम त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा त्योहार? नोम क्रीम त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर मेघालय। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 मेघालय, है ना। इस त्योहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। किसके द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा। आपने दो जनजाति सुनी होंगी, गारो और खासी, है ना। तो खासी जनजाति द्वारा। खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फसल अच्छी हो। ठीक है, फसल जब अच्छी हो तो देवताओं को क्या किया जाता है? धन्यवाद दिया जाता है। ठीक है, देवताओं को धन्यवाद करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, त्योहार मनाया जाता है। और किस लिए? ताकि जो भी उसकी संस्कृति है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को क्या है? बढ़ावा देने के लिए भी यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, आइए मेघालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मेघालय, तो मेघालय हमारा 7 सिस्टर्स
सेवन सिस्टर्स का पार्ट है, ठीक है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का भाग है, ठीक है। राजधानी क्या है दोस्तों इसकी? कैपिटल शिलोंग। शिलोंग इसकी क्या है दोस्तों? कैपिटल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने, यह प्रश्न है। आइए ऑप्शन देखें इसके। 1798, 1782, 1792 या फिर 1786। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, 1782। कब बने टीपू सुल्तान मैसूर के राजा? तो 1782 में बने, ठीक है दोस्तों। आइए टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। ये जन्म इनका कब हुआ? तो 1751 में, 1751 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और शासक कब बने? ये शासक बने आपके 1782 में शासक बने, ठीक है। 1799 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुई इनकी? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। चौथे आंग्ल मैसूर, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के होने के तत्पश्चात ही ब्रिटिश सेना ने या अंग्रेजों ने क्या कर लिया? मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, है ना। तो दोस्तों पिता कौन थे इनके? पिता थे इनके हैदर अली, है ना। इन्होंने भी क्या है? अंग्रेजों के साथ युद्ध किए। कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए थे। आंग्ल मराठा के आंग्ल मैसूर, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 8, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023, जिसका उद्देश्य है दंड एवं प्रक्रिया संहिता को बदलना, किसके द्वारा पेश की गई थी? तो दोस्तों 2023 में BNSS पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, ये आपका प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन 4 गृह मंत्री अमित शाह। तो दोस्तों सही उत्तर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया था? यह बिल BNSS बिल 2023 पेश किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्यों पेश किया गया? इससे पहले हमारा चलता था CRPC, ठीक है। ये अंग्रेजों के काल का था, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने का। अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उस समय जो कानून बनते थे वो मोस्टली या जनरली भारतीयों को दबाने के लिए, है ना। क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी तो भारतीयों को दबाने के लिए इस तरह कानून बनाते थे। तो उन कानून में सुधार करने के लिए ना भारत सरकार ने BNSS नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस कानून को लेकर आए।
ठीक है, BNSS को लेकर आए। किसके द्वारा लाया गया ये? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य इसका ये था कि जितने भी पुराने कानून हैं उसे ऑडिट करें और नए तरीके से नए कानून बनाए जाएं जो कि सबको क्या करें, किसी में भेदभाव ना करें और सबको सुरक्षा का एहसास दें। ठीक है, सबके लिए समानता का एहसास दें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचवर्षीय योजना के संबंध में यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कौन सा कथन सही है। सही वाले कथन को हमें टिक करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शनों को टिक करना है। आइए पहला कथन देखें। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा था। तो क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है ये तो। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी हमारी 2002 से 2007 तक। ठीक है, अगला कथन क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो ये भी बात सही है, ये भी कथन सही है। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा हो गया? कथन 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 और 2 दोनों हमारे कथन क्या हैं? सही हैं। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई थी दोस्तों? 2002 से 2007 तक हुई थी। ठीक है, उस समय भारत क्या था? सबसे बड़ी, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक में शामिल हो गया था, है ना। और विकास के कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित भी किए गए थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, कब से शुरू हुई थी? 1951 से शुरू। ठीक है, अभी तक कितनी हो चुकी हैं? टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं? तो 12 हो चुकी हैं दोस्तों। कितनी? 12। 11वीं कौन सी थी आपकी? ये थी 2007 से 2012 तक। ठीक है, 12वीं कौन सी है दोस्तों? तो ये है आपकी वर्ष 2012 से 2017 तक। ठीक है, ये आखिरी है ना, आखिरी। ठीक है, तो अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है हमारी? अब तक 12 ही हो चुकी हैं। और 2012 से आपकी 2017 तक आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना का नाम बदल, हाँ सॉरी, आपकी ये योजना आयोग के तहत होती थी और योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया है? योजना आयोग का ही नाम बदल के रख दिया आपका नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, ये किसका काम करता है? थिंक टैंक है, यानी कि सोचने का काम करता है आपका। थिंक टैंक। ठीक है, इसके जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया?
ठीक है। तो जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में, गवर्नर नहीं, क्या है, उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है आपके? ऑप्शन एक है स्वामीनाथन जानकी रमन, ऑप्शन दो शक्तिकांत दास, ऑप्शन तीन टी रविशंकर, ऑप्शन चार महेश कुमार जैन। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा आपका स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आरबीआई क्या है? आरबीआई के बारे में जानकारी लेते हैं। आरबीआई कब शुरू हुआ आपका? तो शुरू हुआ वर्ष 1935 में, ठीक है, 1935 में शुरू हुआ, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? आरबीआई में टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक क्या रहते हैं आपके? एक होते हैं गवर्नर, एक गवर्नर रहेंगे आपके, ठीक है, प्लस 4 उप गवर्नर, ठीक है, टोटल मिला के 5 सदस्य हो गए। इसका आपका मुंबई में क्या है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मुंबई में क्या है? हेडक्वार्टर है। आरबीआई को दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बैंकों का बैंक? क्योंकि जब भी किसी बैंक को जरूरत पड़ती है तो वह बैंक किसके पास जाता है लोन के लिए, मदद के लिए? तो वो बैंक जाता है आरबीआई के पास, ठीक है। जैसे अगर कोई भी आपकी बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, अगर उसे ऋण की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास, ठीक है। इसीलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई का कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य सभी बैंकों को रेगुलेट करना, बैंकों को रेगुलेट करना, ये आरबीआई का कार्य है, ठीक है। चलिए, शक्तिकांत दास कौन है? ये इसके, ये गवर्नर है, ठीक है, मुख्य गवर्नर है ये आपके। ठीक है, ये आपके उप गवर्नर है, शक्तिकांत दास गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो यहाँ पे 4 नृत्य शैली दी गई हैं आपकी। तो आंध्र प्रदेश में कौन से नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? प्रश्न आपका ये है। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, कच्चीपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, या फिर ऑप्शन 4 सत्रिय। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश में सही उत्तर होगा आपका, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ हुई दोस्तों? तो ये आपकी हुई आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी में क्या होता है दोस्तों? कृष्ण और उनकी रानी की कथा होती है, ठीक है। कृष्ण और उनकी रानी के ऊपर ये नृत्य आधारित होता है, ठीक है। कथक कहाँ का है दोस्तों? कथक ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ठीक, भारतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है।
सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? तो सत्रिया है आपका असम का। दोस्तों ये सब क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो अब तक कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो टोटल हैं आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, सत्रिया, और कौन कौन से रह गए दोस्तों? कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। ठीक है, कथकली कहाँ का है दोस्तों? ये केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। और उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है दोस्तों, 8 आपके टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं, 4 ये रहे, 4 ये रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 12, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए हुए हैं यहाँ पे। आइए पहले कथन को देखें। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक खेती से एकल फसली खेती में बदलाव को का छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये बात सही है, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक खेती जो कर रहे थे छोटे किसान थे, उनमें किसानों के पे क्या है? नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कथन हमारा पहला सही है। ठीक है, अगला कथन, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अति पूंजीकरण है। ठीक है, तो हरित क्रांति के प्रभावों में से एक क्या है? कृषि में अति पूंजीकरण है। तो कथन ये भी सही है। ठीक है, तो दोस्तों हमें सही कौन सा है, विकल्प कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो हमारे दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, आइए इस पे चर्चा करें। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक खेती में एकल फसली खेती में बदलाव व छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो छोटे किसानों पर क्यों नकारात्मक प्रभाव पड़ा? क्योंकि दोस्तों उनके पास उतनी बड़ी भूमि नहीं थी कि वो उसमें क्या कर सकें, अपनी जो नया जो बीज है उसे इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि छोटी जगह पे छोटा फल मिलेगा, तो उसे वो उन्हें उनके लिए नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ा। और हरित क्रांति के प्रभावों से कृषि में अति पूंजीकरण हुआ। तो हरित क्रांति के प्रभाव में कृषि के क्षेत्र में पूंजीकरण भी क्या हुआ? बढ़ोतरी हो गई, अधिक से अधिक पूंजी उसमें लगाई गई। ठीक है, ये तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। हरित क्रांति आपकी हरित क्रांति, ठीक है, और किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसे? कृषि क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा की गई? तो एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक।
और कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ थे? ये विश्व में इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, विश्व में जनक। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? हाई यील्ड सीड। ठीक है, हाइब्रिड सीड इन्होंने बनाया, हाई वेराइटी। ठीक है, हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड इन्होंने बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 13, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 पर शुरू होता है और टेनिस में 0 अंक को कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को समझते हैं। जैसे टेनिस का खेल है, ठीक है, जब शुरू होगा तो वो शुरुआत में क्या होगा? 0-0 होगा। ठीक है, जैसे ही खेल आपका आगे बढ़ेगा तो किसी एक खिलाड़ी का क्या होगा? स्कोर बढ़ेगा और किसी एक का क्या स्कोर? वही रहेगा, 0 रहेगा। तो उस 0 को क्या कहा जाता है? उस 0 अंक को क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखें। ओरिजिन, स्टार्ट, लव या बेस। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लव। ठीक है, क्या कहा जाता है? लव। जैसे मान लीजिए अगर कोई खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, अगर किसी का एक स्कोर 1 है और किसी का स्कोर 0 है तो इसे क्या कहा जाएगा? 1 लव। ठीक है, इस तरह से कहा जाएगा। अगर किसी का स्कोर 2 है तो उसे 2 लव या 2 लव। तो ये टेनिस में कहा जाता है जब भी किसी खिलाड़ी का स्कोर 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे आपके व्यक्ति दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है, और यहाँ पे वाद्य यंत्र दे रखे हैं। ठीक है, अलग अलग वाद्य यंत्र दे रखे हैं। आपको क्या करना है? सही क्रम में इन्हें सम्मिलित करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्या करें, हम इसे मिलाकर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया हुआ किशन महाराज जी, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके तबला से। तो सी का 1। आइए ऑप्शन में देखें, सी का 1 कहाँ है? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका, सी का 1। देखें, सी का 2, सी का 3, सी का 3, सी का 1। तो दोस्तों सी का 1 हमें यहीं से मिल गया, तो हमारा उत्तर आ गया है ना। देखिए एक ही चीज़, एक ही फैक्ट हमें याद है, किशन महाराज तबला, उससे भी हम क्या है इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, इस क्रम को सही कर पाए। और आइए देखें बी का 3 क्या होगा फिर? बी का 3 है अनुष्का शंकर सितार। इनके बारे में बताऊंगा ये कौन है, ये भी चर्चित हैं। ठीक है, और एस बालचंद्र, ये क्या बजाते हैं? बीड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा 4 सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 1। एस बालचंद्र वीणा बजाते हैं, अनुष्का शंकर सितार बजाती हैं, किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। तो दोस्तों अनुष्का शंकर जो है ये पंडित रविशंकर की क्या है? बेटी। ठीक है, रविशंकर की बेटी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न समझ में आया? अगले प्रश्न पे चलते हैं। समय की मूल इकाई क्या है? तो ये विज्ञान का क्वेश्चन है, समय की मूल इकाई क्या है, यानी कि टाइम की एसआई यूनिट क्या है? प्रश्न आपका ये है। तो ऑप्शन क्या क्या है?
सेकंड, मिनट्स, प्रति सेकंड, मिनट या फिर घंटा। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? जी हाँ, समय की मूल्य इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। किससे डिनोट करते हैं इसे? एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों मिनट पर सेकंड, ये किसकी है? मिनट पर सेकंड। तो ये तो नहीं है ना, ये नहीं है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। ये किसकी होती है? स्पीड की, ठीक है, गति की। ठीक है दोस्तों, मिनट भी नहीं होती किसी की मूल इकाई, घंटा भी नहीं होती, ठीक है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है दोस्तों? तो 60 सेकंड होती है ना। इसी क्रम में 1 घंटे में कितनी सेकंड हो जाएंगी? तो क्या करेंगे हम? 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 16। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी, जो एक आवास योजना है? आइए ऑप्शन देखें। बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर असम। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा आपका झारखंड। तो झारखंड की राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? आपकी अबुआ आवास योजना, जिसके तहत क्या किया जाएगा? जो भी गरीब और पिछड़े हैं उन्हें, गरीब और पिछड़े को आवास, गरीब और पिछड़े लोगों को क्या दिया जाएगा? आवास दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। और क्या किया जाएगा? गरीब लोगों को अगर उनके पास आवास बनाने के लिए संसाधन नहीं है तो उन्हें वित्तीय सहायता भी की जाएगी, ठीक है। क्या की जाएगी? वित्तीय सहायता भी की जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा दोस्तों? जितने भी हमारे गरीब और पिछड़े आपके लोग हैं उन्हें क्या है? रहने के लिए आवास मिलेगा और समाज में वह एक अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जीवन में सुधार आएगा। समय समय पर राज्य सरकारें योजनाएं लाती रहती हैं, जिसमें गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना लाती रहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 17। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो प्रश्न ये है आपका कि राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। मतलब उनका चुनाव जो है डायरेक्ट नहीं होता, उन्हें जनता डायरेक्ट नहीं चुनेगी बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जो विधायक होते हैं राज्यों के वह उन्हें चुनते हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, है ना। तो चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं हम अपने। 237, 239, 236 या फिर 238। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 238 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। दोस्तों आपने जब भी पढ़ा होगा तो राज्यसभा में सदस्य टोटल कितने सुने हैं? 250।
और यहाँ कितने हैं हमारे 238। तो 12 सदस्य कहाँ गए? तो वो जो 12 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? वह मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कला, विज्ञान, खेलकूद, अलग अलग क्षेत्रों से, साहित्य से ये क्या किए जाते हैं? जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा क्या किया जाता है? नॉमिनेटेड या नामित किया जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं संसद। तो ये आपका अनुच्छेद है 79। ठीक है, संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा आपका आर्टिकल है 80। ठीक है, ये आपका हो गया लोकसभा। फिर राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद के ये 3 अंग होते हैं। ठीक है, राज्यसभा को और क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन, निम्न सदन या लोअर हाउस। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आइए राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी होती हैं दोस्तों? ये होती हैं आपकी 250 टोटल, 250 होती हैं, जिसमें से हमने आपको बताया 238 क्या हो गई आपकी अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चयन हो गया, और 12 क्या हो गए? मनोनीत हो गए। मनोनीत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और किस क्षेत्र से? कला और साहित्य। ठीक है दोस्तों, कला और साहित्य से। दोस्तों राज्यसभा में कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं? निकलते रहते हैं। ठीक है, एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। और दोस्तों लोकसभा में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इनका चुनाव हर 2 वर्ष में इनका चुनाव होगा, और इनका चुनाव हर 5 वर्ष में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक चीज और थी इसमें, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कौन से हो गए? जिसे जनता ने वोट दिया है। जैसे लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ये क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। और ये कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक है,
जिन्हें जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है वो प्रत्यक्ष, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, लेकिन जनता ने जिसे चुना है उनके द्वारा चुना जाता है, वो आपके क्या हो गए, अप्रत्यक्ष हो गए, यानी कि इनडायरेक्ट हो गए। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। आइए ऑप्शन देखिए, महापद्म नंद, बिंदुसार, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, कब करी? 322 ईसा पूर्व। कहीं कहीं दोस्तों 321 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए 322 ईसा पूर्व। अगर ऑप्शन में ना हो तो आप 321 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व में करी। किसको हराया? तो इन्होंने हराया धनानंद को हरा कर। ठीक है, इनके बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार नाम था। ठीक है, इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है बिंदुसार की, बस इन्हें क्या कहा जाता है? एक योग्य पिता के पुत्र और एक योग्य पुत्र के पिता। ठीक है, ये इनकी उपलब्धि थी और इनके इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं थी। बिंदुसार के बाद अगला शासक कौन था? अगला शासक थे आपके अशोक महान। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भी और अशोक महान ने भी अच्छा कार्य किया और एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना करी, परंतु बिंदुसार के लिए कहा जाता है कि एक योग्य पिता के पुत्र थे। ठीक है, और योग्य पुत्र के क्या थे? पिता थे। ठीक है, इनके बारे में ये लोकोक्ति कही जाती है, इतिहासकारों द्वारा ये वक्तव्य दिया जाता है। आखिरी शासक कौन थे इस मौर्य साम्राज्य के? वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ आखिरी। ठीक है, आखिरी शासक बृहद्रथ। अक्सर पहले और आखिरी शासक इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आखिरी शासक बृहद्रथ थे। महापद्म नंद ये कौन थे? नंद वंश के थे। ठीक है, नंद वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, नंद वंश की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, 2011 में महिलाओं में 59.3 की साक्षरता दर के मुकाबले पुरुषों में वयस्क साक्षरता दर 15+ यानी कि एज 15+ से ऊपर की कितनी रही थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास, आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन फर्स्ट है 90, ऑप्शन 2 58.8, ऑप्शन 3 70.8 या फिर ऑप्शन 4 78.8। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 78.8। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें साक्षरता दर निकाली गई तो महिलाओं की कितनी रही? 59.3 और पुरुषों की कितनी रही? 78.8। ठीक है, ये साक्षरता क्यों निकाली जाती है? ताकि हमें पता चल सके कि स्त्री और पुरुष में अभी कितना भेद है, कितना गैप है। उस चीज़ को दूर करने के लिए
ताकि समानता लाई जा सके। समाज में क्या लाई जा सके? समानता। लिंग समानता। समाज में लिंग समानता लाई जा सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है, ये हमारा चैनल है टारगेट विद तेजा, इसे आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, SSC CGL और ये बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब की यहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।